दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं राहुल शर्मा शो। आज हम न्यूक्लियर विपण की फाइनल चर्चा करने वाले हैं, उसके बाद को आगे बढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें और इसके पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लें। मैंने आई बटन में दे दिया है वीडियो को, प्लीज़ पूरा देखें, तभी इस वीडियो को आपको समझ में आएगा। क्योंकि वीडियो जो है 20 से शुरू होने वाला है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा पूरा। इसके पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, चैनल से मोटिवेशन मिलता है कि लोग पसंद कर रहे हैं मेरे कंटेंट को और अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों, पोखरण के परीक्षण के बाद इंदिरा गांधी की छवि में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, कांग्रेस पार्टी की छवि में बढ़ोतरी हुई, संसद में उनका खूब स्वागत किया गया। 1975 में केमिकल इंजीनियर और परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष होमी सेठना, भाभा रिसर्च सेंटर के राजा रमना और डीआरडीओ के बसंती नाग चौधरी को भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मानित पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर टेस्ट जब हुआ उसके बाद किसकी क्या प्रतिक्रिया थी। दोस्तों, भारत के बॉम्बे भाभा रिसर्च सेंटर के राजा रमना ने एक प्रेस में कहा कि पोखरण 1 जो है वो एक एक्सप्लोजन था, एक बम था। एक बम होता है, एक एक्सप्लोजन ही होता है, एक गन ही होता है, चाहे किसी आदमी को गोली मारे या पृथ्वी जमीन को गोली मारे। मैं कहना चाहता हूं कि टेस्ट पीसफुल टेस्ट नहीं था। उधर पाकिस्तान ने इस टेस्ट को शांतिपूर्ण नहीं बताया। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक वार्ता होने वाली थी, जिससे पाकिस्तान ने रद्द कर दिया। यूएस और कनाडा नेगेटिव प्रतिक्रिया दिया। फ्रांस ने पहले बधाई पत्र भेजा, फिर बाद में वापस ले लिया। बाद कई वर्षों तक कई प्रपोजल के बावजूद कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं हुआ। फिर समय आया 1998 का और बात बदली, कहानी बदली जब भारत के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। उनके नेतृत्व में शक्ति, जिसे हम पोखरण 2 के नाम से जाना जाता है, उसे शुरू किया गया। अब पोखरण टेस्ट साइट पर 2 दशक के दौरान जो भी डेवलपमेंट और डिजाइन विकसित हुए थे, जो भी टेक्नोलॉजी और डिजाइन विकसित किए गए थे, उन सब का उपयोग किया गया। दोस्तों, पोखरण 2 5 न्यूक्लियर बम का टेस्ट एक्सप्लोजन था, जिसमें से 1 फ्यूजन बम था और 4 फ्यूजन बम था। दोस्तों, पोखरण 2 के दौरान भारत को अपनी गोपनीयता बनाए रखने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि पहला कारण था कि रेगिस्तान में परीक्षण हो रहा था, इसलिए गोपनीयता बनाए रखना बहुत ही कठिन था। और दूसरा कारण था कि अमेरिका 1995 से ही वहां का एक संगठन है CIA, वो भारत के परमाणु तैयारियों को पे निगाह रखे हुए था। चूंकि ये भारत के खुफिया विभाग को पहले से पता था, इसलिए इस परीक्षण को सीक्रेट रखना अति आवश्यक था। भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर के 58th इंजीनियर रेजिमेंट को यूएस के जासूस उपग्रह से कैसे बचा जाए, उसके लिए स्थल तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया। 58th इंजीनियर के कमांडर कर्नल गोपाल कौशिक ने इस परीक्षणों का और तैयारियों का काफी निगरानी किया, ताकि कोई भूल चूक ना हो जाए, उनका इस बारे में कोई भी खबर ना हो। वैज्ञानिक, वरिष्ठ अधिकारी और राजनेताओं का एक समूह बनाया गया, जिसमें मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और डीआरडीओ के डायरेक्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और परमाणु ऊर्जा विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर R चिदम्बरम शामिल थे। दोस्तों, परीक्षण की गोपनीयता बनाए रखने के लिए वैज्ञानिकों को भारतीय सेना की वर्दी पहननी पड़ती थी और ज्यादातर काम रात में होता था। उपकरण को अपने स्थल पर वापस रख दिया जाता था, ताकि ये पता ही न चले कि उपकरण वहां से हटाया गया है, जिसके लिए वहां का वनस्पति का उपयोग किया जाता था। सेंसर के लिए केबल को रेत से ढक दिया जाता था। दोस्तों, परीक्षण स्थलों को 2 सरकारी समूह में बांटा गया। पहले ग्रुप में थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस, न्यूक्लियर डिवाइस और सबक्यूलियर डिवाइस को रखा गया और दूसरे ग्रुप में 2 सबक्यूलियर डिवाइस को शामिल किया गया। थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस को व्हाइट हाउस के नाम से 200 मीटर जमीन के गहरे में रखा गया। न्यूक्लियर डिवाइस को ताजमहल के नाम से 150 मीटर गहराई में रखा गया और पहले सबक्यूलियर डिवाइस को कुंभकर्ण के नाम से जमीन की गहराई में रखा गया। दोस्तों, परीक्षणों का समय स्थानीय मौसम पर काफी निर्भर था, जिसमें हवा जो है बहुत बड़ा फैक्टर था। धीरे धीरे हवाएं शांत हुई और शाम हुआ, तब जाकर काउंटडाउन स्टार्ट हुआ और सभी देखरेख करने के बाद वासुदेव ने बॉम्बे एटॉमिक रिसर्च सेंटर और डीआरडीओ के रिप्रेजेंटेटिव को एक एक चाबी सौंपी और 3:45 पर यह विस्फोट किया गया। यह विस्फोट 11 मई और 13 मई 1998 को किया गया था और ये जब परीक्षण सफल हुआ, उसके बाद भारत 6ठा कंट्री बन गया न्यूक्लियर क्लब का। पोखरण 2 परीक्षण सफल होने के बाद
भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दिया, पूरे भारत देश में बधाई दी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने हाई प्रॉफिट बुक किया, रेडियो में, अखबारों में, टेलीविजन में काफी बधाई मिला वैज्ञानिकों को। दोस्तों, हम बात करते हैं कि पोखरण 2 का जब परीक्षण सफल हुआ उसके बाद भारत के भीतर और भारत के बाहर क्या क्या प्रतिक्रियाएं हुई। दोस्तों, भारत के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सलमान खुर्शीद ने आलोचना करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के बजाय राजनीतिक उद्देश्य के लिए परीक्षण किया जा रहा है। उधर पाकिस्तान इसे शांतिपूर्ण नहीं बताया और भारत के और पाकिस्तान के बीच में एक वार्ता होने वाली थी जिसे पाकिस्तान ने रद्द कर दिया। उधर जापान ने लोन देने से इनकार कर दिया। कनाडा ने कड़ी आलोचना की। चाइना ने कहा कि साउथ एशिया की शांति के लिए अच्छा नहीं हुआ है। दोस्तों, सबसे बड़ा झटका तो यूएस को लगा, अमेरिका को लगा। उसने बड़ी निंदा की, बहुत आलोचना किया भारत का। उसने बहुत सारे प्रतिबंध भी लगा दिया, जिसमें था कि यूएस कोई भी नया लोन नहीं देगा, भारत न्यूक्लियर वेपन का एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, वर्ल्ड बैंक से नए लोन नहीं ले सकता है। इन सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यूएस बहुत ज़्यादा क्रोधित था दोस्तों, क्योंकि वो कई वर्षों से भारत की जासूसी कर रहा था। उसके बावजूद भारत ने परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया और इस तरीके से 11 मई को इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में घोषित किया। आखिर ये न्यूक्लियर वेपन का विकास कब रुकेगा, आखिर कब तक? कहते हैं कि इतना सारा वेपन तैयार हो चुका है कि कुछ मिनटों में ऐसे से 7 पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता है। और इसी सोच को लेकर पूरा विश्व सोच में पड़ गया और एकजुट हुआ और एक ट्रीटी लाया गया जिसका नाम था द प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। इसे हम न्यूक्लियर बैन ट्रीटी भी कहा जाता है, जिससे शॉर्ट फॉर्म है TPNW। इस ट्रीटी के तहत ना तो कोई देश न्यूक्लियर वेपन विकसित कर सकता है, ना तो परीक्षण कर सकता है, ना इसका इस्तेमाल कर सकता है और ना ही किसी को ट्रांसफर कर सकता है और ना ही किसी देश को न्यूक्लियर वेपन के नाम से भयभीत कर सकता है। जिसमें 122 देशों ने इसका सहयोग किया, 69 देशों ने वोट ही नहीं किया, एक देश ने इनकार कर दिया, इसमें नीदरलैंड था, और एक देश ऑफिशियली इनकार किया, इसमें से सिंगापुर शामिल था। अब ये ट्रीटी कितनी कारगर सिद्ध होती है ये तो आने वाला भविष्य बताएगा दोस्तों, लेकिन इस पर पूरा विश्व अगर एकजुट नहीं होता है और काम नहीं करता है शांति के लिए, तो एक समय ये पूरे ब्रह्मांड से ये पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी दोस्तों। इतनी विपन्न तैयार हो चुकी है। तो आज के इतना ही। कमेंट में जरूर बताइए कि इससे आपको कैसा लगा। इससे मैंने काफ़ी मेहनत किया दोस्तों। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिसमें मोटिवेशन मिलता है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और शेयर करना आपके लिए लाता हूँ। थैंक यू सो मच।